हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो क्या बच्चों, आप लोग का अभी ग्रुप 1 के अंदर अभी सिलेबस पेंडिंग है। क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि यार जून 2026 अटेम्प्ट दे या ना दे। तो बच्चों, आप लोग सही जगह पर हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं आज सर्वाइवल प्लान। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे और उसको फॉलो अगर करते हो तो बच्चों डेफिनेटली आप जून 2026 अटेम्प्ट जो है अपना आराम से निकाल लोगे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने जून 2026 का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपना कोर्स प्राइस आप सभी बच्चों के लिए बहुत कम कर दिया है। अगर आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 लेते हो, किसी एक ग्रुप को लेते हो, तो आपका कोर्स प्राइस है बच्चों अब मात्र 1800 रुपए। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ लेते हैं तो कोर्स प्राइस हो गया है जून 2026 के लिए मात्र ₹3500। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का आता हूं, मैं कुछ 3 आपको यहां पे चीजें पूछना चाहता हूं। इन 3 चीजों में से आपको लगता है कि आपके जहन के अंदर लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही बात बोल रहे हैं सर, ठीक है, तो एक भी लाइन अगर आपसे फिट बैठती है तो बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो पहला अगर मैं बात बोलूं, कई बच्चों के दिल के अंदर ये चीज आ रही होगी, यार अभी तो कोर्स अधूरा है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, 40% हुआ है, अभी 60% कंप्लीट हुआ। तो कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि रिवीजन का टाइम ही नहीं है, रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है, क्या करें अब तो पास होना मुश्किल है। कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा है, हाई वेटेज चैप्टर अभी तो रह गया, अभी तो मैं ये कंप्लीट किया, अभी ये करना बाकी है, और एग्जाम जो है वो 11 जून से है, जैसे आपको पता है। तो समय आप लोग के पास ऑलरेडी कम है कि नहीं है। तो बच्चों इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो अंत तक देखो, सच में क्लियर हो जाओगे। एक एक चीज नोट करना, इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, उसे बड़े गौर से फॉलो करना, ठीक है, ईमानदारी से उसको अपनाना, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस जो है पक्की है। अगर मैं बात करूं बच्चों, सीधा सीधा ये है तुम्हारा बैटलफील्ड, ठीक है, 4 पेपर ग्रुप 1 के अंदर। और इसके अंदर मैंने यहां पे बैटलफील्ड बोला क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखो 4 पेपर, आपको पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा आ गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 50-50 यहां पे रहता है। और पेपर नंबर अगर 8 की बात करूं, आखिरी पेपर, तो वह है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। डेट यहां पे मैंने आपको लिख दी है। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का एग्जाम जैसे कि आपको पता है 11 जून, एक दिन का गैप के बाद 13 जून फिर एफए का, एक दिन के गैप के बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, और 17 तारीख को जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है। ये आपका बैटलफील्ड है। अब इसमें क्या चीज है ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या चीज है इसके अंदर, अब इसके अंदर अगर आप बड़े गौर से देखो बच्चों, अगर पेपर नंबर 5 की बात करूं मैं, ठीक है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को पता है बहुत सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, कंक्लूजन, प्रोविजन, बहुत सारी चीजें। तो यहां पे एक तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे थ्योरी, मेमोरी, राइटिंग, जितना क्योंकि लिखोगे उतनी ही चीज आपको याद रहेगी, इस चीज पे आपने फोकस करना है। एफए के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका क्या है, इसके अंदर वर्किंग नोट का ध्यान रखना है। बार बार मैं कहता हूं वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पेपर है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर बेस्ड है, और खास करके वर्किंग नोट लिख के आना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मैंने डीटी आईडीटी का 50-50 है, इसके अंदर डीटी हाफ है, जीएसटी आपका हाफ है, ठीक है। लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट, इसमें आपने ध्यान रखना है इस चीज का। अमेंडमेंट्स का मेन फोकस करना है, ठीक है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करूं तो ये जो है आप लोग का क्या फॉर्मूला बेस्ड है, मैं बार बार कहता हूं ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अंदर खास करके आपको न्यूमेरिकल पार्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, इन चीजों पे अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब अगर थोड़ा सा अगर मैं आऊं, ऐसे 4 जगह है जहां पे आपको लगता है कि भाई पेंडिंग है, ठीक है, 4 जगह है, ठीक है, ऐसे 4 टाइप्स के आपके पेंडिंग बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहला आता है आपका ब्लैकआउट जोन। ब्लैकआउट जोन क्या होता है, अनटचेबल चैप्टर्स। कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने क्या छोड़ दिए हैं, बिल्कुल उसको छुआ ही नहीं है, और वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ टाइप का पेंडिंग हो सकता है। दूसरा ऐसे भी पेंडिंग हो सकते हैं कि यार अभी तो स्टार्ट किया बट इनकम्प्लीट है, मतलब 50-50। तीसरा क्या टाइप का पेंडिंग हो गया, मेमोरी ब्लीड। मैंने क्या, मेमोरी ब्लीड क्या हो गया कि यार
मैंने 70% सिलेबस तो कवर कर दिया था, बट अब भूलने लगा हूं, अब क्या होगा। और आखिरी अगर बात करें एप्लीकेशन गैप, हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं सम्स की, है ना, हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं सम्स की। जैसे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बताया कि उसके अंदर प्रैक्टिस मस्ट है ही है, ठीक है, वो करने ही करना है। एफए के अंदर प्रैक्टिस करने ही करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वर्किंग नोट्स आता है, वो चीज आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं, अगर ये चीज इस टाइप की पेंडिंग है तो भाई इसको रिकवर भी तो करना है, तो उसके लिए भी तो प्लान चाहिए। तो मैं आपको यहां पे चारों पेपर का रिकवरी प्लान आप लोग को फटाफट बता रहा हूं। इसका जैसे कि मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है इस पीडीएफ का, वहां से आप लोग डिटेल में देख लेंगे। हर चीज अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना, तो मेन चीजें पढ़ता हूं। तो सबसे पहले आते हैं पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर। इसके अंदर जो हाई यील्ड चैप्टर्स, मतलब जिसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसे आपने स्किप नहीं करना है, करना ही करना है, वो आपका क्या आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फैक्टराइज एक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, कोड ऑन वेजेस, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर करना है। इसके अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है, खास करके रीड बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो आपने समरी बनाई है, जो आपने नोट्स बनाए, सेक्शन को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपने करना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या आपने लिखना है, जितना लिखोगे उतना ही आपको मेमोरी में याद रहेगा। तो इस 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये आपके हाई यील्ड चैप्टर्स मैंने बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो मेन टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, हाई परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस क्लेम्स, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सारे AS 1, 2, 9, 10, 26 ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज मेन होती है, मैंने आप लोगों को बताया वर्किंग नोट, ये जरूर लिख के आना है। इसमें वर्किंग नोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करोगे तो ही बात बनेगी, ठीक है। तो वर्किंग नोट करना है, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए दोस्त। उसके बाद आते हैं पेपर नंबर सेम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको ज्यादातर बच्चों को ये टफ लगता है। तो डीटी और आईडीटीडी आपका हाफ हाफ होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं ये 50 मार्क्स है, इसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, टीडीएस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट आपके इसके अंदर टॉपिक चैप्टर्स हैं। इसके बाद आता है आपका जीएसटी के अंदर सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन, लिवाई थ्रेशोल्ड्स, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स और रिवर्स चेंज प्लस ई वे बिल, ये सारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें खास करके आपने ध्यान रखना है जो लेटेस्ट आपका फाइनेंशियल एक्ट अमेंडमेंट्स है, जीएसटी नोटिफिकेशंस है, इन चीजों को विशेष करके ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा क्वेश्चन, टफ से इजी क्वेश्चन यहां पे आपको पूछा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम अपना आखिरी पेपर पे, जो कि पेपर नंबर 8 है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। जैसे कि मैंने कहा ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसमें बच्चों फॉर्मूला का विशेष करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अगर मैं बताऊं तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मटेरियल एंड लेबर कंट्रोल, ये 4 मतलब खास करके जो है 4 करके मैं बात करूं, है ना, ये सारी चीजें आपने 4 पिलर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है आपका 4 पिलर बोलते हैं, द 4 पिलर्स मार्क्स डेंसिटी जोन्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये खास करके आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और एक आता है आपका बजटरी कंट्रोल, ठीक है। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये 4 पिलर है आपका अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। इसके अंदर फॉर्मूला शीट बार बार रिकॉल करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला में विशेष करके अपना इसके अंदर ध्यान दें, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों द 6 वीक कंपैरिजन, ठीक है, 6 हफ्तों में बिल्कुल प्री एग्जाम आपने क्या करना है, 6 ऐसे फेस हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा P1 यहां पे दिख रहा होगा आपको, अनटच्ड स्प्रिंट, मतलब जो ब्लैकआउट चैप्टर्स हैं उनको पहले करो, जो चैप्टर्स आपने मैंने कहा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो छोड़ दिए हैं, जिनको अनटच्ड है उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, साथ साथ में समरी और 5 सम्स करने की कोशिश करें। दूसरा आता है P2 आपका कंसेप्ट लॉक इन, इसके अंदर क्या करना है, सम बाय सम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके आता है मॉक अप लूप, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर देना है कम से कम डेली, तो एक तो 2 ही दो, ठीक है, अपना सेल्फ इवेल्युएट करो सजेस्टेड आंसर से। उसके बाद आता है आपका अमेंडमेंट थ्योरी, इस चीज पे विशेष करके आपने ध्यान रखना है, जो आपका लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है, जीएसटी नोटिफिकेशन है, उस चीज पे आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है मेमोरीडम, सेक्शन नंबर्स, फॉर्मूलाज, एएस, ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। और लास्ट में आता है एग्जाम मोड, जब एग्जाम है तो उस टाइम मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले
हल्का फुल्का जितना भी आपने कर रखा उसको लाइट रिवीजन करो, नींद अच्छी चाहिए थोड़ी, तो अच्छा खासा सो। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बच्चों, 5 ऐसे मिस्टेक्स, ठीक है, दैट क्वाइटली किल योर स्कोर। 5 ऐसे मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, हर एक बच्चा करता है ना, तो बार बार दोहरा रहा हूं कि ये 5 मिस्टेक मत करो। एग्जाम से 10 दिन पहले कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है बच्चों, ठीक है। मॉक स्किप नहीं करना है, मॉक लगाना है। जितना ज्यादा मॉक लगाओगे वही आपका सक्सेस का क्या मूल मंत्र रहेगा। तो जितना ज्यादा मॉक उतना ही चांसेस बढ़ जाता है। वर्किंग नोट्स करने, ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग नोट्स पे फोकस करना है। कई बच्चे वर्किंग नोट्स नहीं लिखते, जितना वर्किंग नोट्स लिखोगे जो फैकल्टी होती है वो एकदम लगता है कि हाँ भाई बच्चों ने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रखा है। उसके बाद है प्योर रात जाग के पढ़ना, पूरी रात जाग के पढ़ना। तो पूरी रात जाग के पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है भाई। हेल्थ रहेगा, सही रहेगा, तभी एनर्जी आएगी, तभी मोटिवेशन मिलेगा, तभी कुछ कर पाओगे। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन मत करना कभी भी। अपना कंपटीशन स्वयं अपने के साथ ही है, ठीक है। अपना कंपटीशन अपने साथ ही रखो कि भाई मैंने इतना किया, मुझे और आगे बढ़ने, मैं इसको और कैसे बढ़ा सकता हूं। दूसरे के साथ मत करना, दूसरे ने तो 3 चैप्टर कर दिया, मेरा तो 2 हो गया, तो पेपर आपका रह जाएगा दोस्त। ठीक है जी। अब आते हैं कि ई स्कॉलर आप लोग का किस तरीके से मदद कर सकता है। अगर मैं बात करूं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोगों को किस तरीके से मदद कर सकती है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि अभी सिलेबस पेंडिंग है बहुत ज्यादा, उससे नहीं हो रहा, अकेले से मदद चाहिए, फैकल्टी की चाहिए, कुछ कोर्स लेना है, तो आपके साथ ग्रूमिंग एजुकेशन है, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टूडियो का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगा जो कि अनलिमिटेड व्यूज के साथ है। आईसीएमआई का 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट पेपर सारे देखने को मिलेंगे। फैकल्टी दैट केयर्स, आप लोग का 1-to-1 काउंसलिंग सेशन होता है, आप 1-to-1 डाउट्स पूछ सकते हो। सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है ना। आप अगर चाहो कि आपने पेपर नंबर कौन सा लेना है, 5 लेना है, 5 ले सकते हो। पेपर नंबर 6 का परचेस करना है कोर्स, तो वो कर सकते हो, है ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है ग्रुप 1 के लिए, वो आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ चाहते हो कि टेस्ट सीरीज टेस्ट देना है, उसमें प्रैक्टिस करके आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो आप सिर्फ टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, पूरा ग्रुप 1 का कोर्स भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज चाहते हो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे, हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद बच्चों लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा आप सभी के लिए, पेंडिंग सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि आपसे कुछ नहीं होगा, ओके। इट डज नॉट मीन इट लॉस्ट, ठीक है। बस पेंडिंग सिलेबस जो मैंने आपको समझाया, अगर आप उस बात को समझ गए, अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो भैया आगे बढ़ सकते हो, डिस्टिंक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है एक लाइन यहां पे सीधी सीधी कि पेंडिंग सिलेबस डज नॉट मीन लॉस, इट मींस स्ट्रैटेजी जस्ट स्टार्टेड। तो ये जो 40-45 दिन जो आपके पास हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो, ठीक है। 11 जून 40-45 तो नहीं कहूंगा, 30 और ये आप लगा लो, हाँ मोटा मोटी 40 दिन, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियो आप लोग के लिए लाई जाए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भेजोगे तो एक मदद उनको भी मिलेगी। जो नए बच्चे हमारे इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है बच्चों 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, 8888880402 पर, ठीक है। वैसे हमारी जो वेबसाइट है www.escholar.in पर भी जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों विदा लेना चाहता हूं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।